नमस्कार। सोनम वांगचुक की हालत, जो मेडिकल कंडीशन बताई जा रही है, वो चिंताजनक है। लगातार इनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और इसके साथ ही एक माहौल बन रहा है कि सोनम वांगचुक को बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी बातों को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके अपने कार्यक्रम को पंख लगाएं, मदद करें, जो जैसे कर सकता है। यानी लोगों को ये डर लग रहा है कि इस पूरे अनशन में सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो क्या होगा। वो एक आदमी लड़ रहा है, आपको उसकी फिक्र नहीं है, वो परेशान हो रहा है, आपको उसकी चिंता नहीं है, क्या आप लोग उसका इतना साथ नहीं दे सकते? कम से कम उसका एक इंटरव्यू करिए, कम से कम एक वीडियो बनाइए। ये तमाम सारी बातें वातावरण में चल रही हैं। पर जब मैं एक साक्षी के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्या ये पूरा का पूरा आंदोलन उन राजनीतिक कसौटियों पर खड़ा उतरता है जिसके आधार पर हम किसी एक सामाजिक आंदोलन को रेट करते हैं या उस सामाजिक आंदोलन के बारे में धारणाएं बनाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन निश्चित तौर पे एक बहुत कच्चा आंदोलन दिखाई देता है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सारे लोग भावनात्मक रूप से चार्ज हैं उस आंदोलन को लेके। हमारे देश के वामपंथी भी उसके साथ खड़े हुए हैं, तो एक खतरा बना रहता है कि बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, हो सकता है मुझे बुरा भला कहने लगें। पर मैं अपनी अलग बात रखने का अगर मेरी है तो वो मैं क्यों विकल्प छोड़ दूं। मैं अगर कुछ और सोचता हूं, आपसे अलग सोचता हूं, तो मुझे वो कहने का हक क्यों नहीं होना चाहिए। आज मैं सोनम वांगचुक के इस अनशन, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन, इसके नैतिक और राजनीतिक पक्षों और इसके प्रभावों के बारे में बात करूंगा। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। सोनम वांगचुक देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि लगातार उनके मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए और दूसरे संस्थाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। ये एक नैतिक आधार उनका बनता है और इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि इस देश में ये जो नई व्यवस्था आई है परीक्षाएं कराने की, ये प्रयोग भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बल्कि ज़्यादा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की बनती है, क्योंकि ये पूरा जो रायता फैलाया गया है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते प्रकाश जावड़ेकर जब शिक्षा मंत्री होते थे, उस समय का फैलाया हुआ रायता है। उस समय जो नीतियां बनाई गई, उनके कारण ये सारी नकल हो रही है, उनके कारण पेपर लीक हो रहे हैं, उनके कारण चुटई हो रही है। पर सोनम वांगचुक को इस्तीफा मांगना चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। अब एक बारीक अंतर है जिसको समझने की जरूरत है। आमतौर पे इस्तीफा मांगना सरकार पे दबाव बनाने का विपक्षी पार्टियों का एक तरीका माना जाता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल तरीका है, पॉलिटिकली स्कोर करने का तरीका है। किसी एक पार्टी से जो सत्ता में बैठी है, कोई गलती हुई, भूल हुई या चूक हुई या उसको घेरने का आपको मौका मिला, तो आप इस्तीफा मांगते रहते हैं। वो इस्तीफा शुरू में दे दिया तो दे दिया, बाद में तो देगा नहीं। वो इस्तीफे पे अड़ा रहता है, फिर आप संसद में इस्तीफा मांगते हैं, बार बार इस्तीफा मांगते हैं और इस तरह से एक लंबे समय तक उस मुद्दे को जिंदा रखते हैं। जब आप उस मुद्दे को जिंदा रखते हैं तो सरकारी पार्टी की कमजोरियां लोगों तक जाती हैं, और कमजोरियां लोगों तक जाती हैं तो उसको आप राजनीतिक रूप से आपको लाभ मिलता है। इस्तीफा मांगने के पीछे का जो मंतव्य होता है वो यही होता है। इस्तीफा मांगने के पीछे का मंतव्य कतई किसी को दंडित करना नहीं होता है। यानी एक
केंद्र बिंदु है इस पूरी की पूरी राजनीति की शैली का, वो केंद्र बिंदु है राजनीतिक लाभ। काकरोच जनता पार्टी को ऐसा कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना है। काकरोच जनता पार्टी चुनावी राजनीति के जरिए सत्ताधारी पार्टी के ऊपर स्कोर करके वोट ज्यादा लेने के लिए नहीं है। काकरोच जनता पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है, समाज से निकला हुआ आंदोलन है, और उस आंदोलन का सोच व्यापक होना चाहिए। व्यापक होने का मतलब यह है कि उसका सोच होना चाहिए कि इस देश में हमको सुधार करना है, इस देश में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सरकार ने जो बड़े बदलाव किए हैं उन बदलावों में क्या कमी है और उनको वापस होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, आप ये कह रहे हो कि पेपर लीक हो गया तो उससे अवसर छिन गए, गरीब विद्यार्थी के अवसर छिन गए, जिसके पास पैसे थे वो आदमी चयनित हो गया। आप ये सोचा कभी या पूछा कभी कि जो एनटीए की व्यवस्था लाए हैं और ये जो सीयूईटी के एग्ज़ाम स्कूल में दाखिले के लिए होते हों या नौकरी के एग्ज़ाम होते हों या किसी भी तरह के एग्ज़ाम होते हों, उन एग्ज़ाम्स को कराने, उन परीक्षाओं को कराने का जो मूल तरीका है वो क्या है। एक सामाजिक आंदोलन करने वाला अगर उस तरीके पे बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। इस तरीके का एकमात्र मकसद है कि 10 लोग आपके सामने खड़े हैं और आपके पास में एक ही रोटी है, तो आप उन 10 लोगों को आपस में लड़ाइए, जो जीत जाएगा उसको रोटी मिल जाएगी। लेकिन आज 80 साल बाद भारत एक समाजवादी गणराज्य है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो एक समाजवादी गणराज्य में क्या 10 के 10 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम नहीं होना चाहिए? अगर आप 10 लोगों को भोजन नहीं दे पा रहे तो 8 के लिए नहीं होना चाहिए? जो वामपंथी पार्टियां लाल झंडा लेकर वहां खड़ी होकर ढपली बजा रही हैं सोनम वांगचुक के आंदोलन में, वो हमेशा से सबको शिक्षा, सबको काम की मांग करती रही हैं, और आज वो इस पक्ष में खड़ी हुई हैं कि भैया जितने भी 4 लोगों को नौकरी दे रहे हो उन 4 को ही दे दो, पर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आप यहां पर तो देख रहे हो कि पैसे का असर, पर आप इस मामले पे सोनम वांगचुक का पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, या जो अभिजीत दिपके हैं, कभी उन्होंने इस मसले को कभी उठाया हो कि इस देश में नौकरियों के नाम पे, शिक्षा के नाम पे जिस स्तर का भेदभाव खड़ा किया जा रहा है उस पर रोक लगे। भारत में 80 करोड़ आबादी, यानी इस देश की बहुमत आबादी होती है। हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी, हम खुद कहते हैं, हमारी सरकार कहती है कि उसको फ्री में अनाज देना पड़ता है ताकि वो सरवाइव कर सकें। इस देश में उस बहुमत आज़ादी की शिक्षा के लिए, सुलभ शिक्षा के लिए, उसका बच्चा हायर एजुकेशन में जा सके, उसका क्या इंतज़ाम है? क्या उस आबादी के बच्चों के लिए पर्याप्त कॉलेजेस में सीट हैं? क्या वो पढ़ना अगर चाहता है तो उसके लिए सीट है? उत्तर मिलेगा नहीं। जब सबके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं, अगर आप इन सब लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था इस देश में सरकार खुद कर दे, जैसे कि पहले होती थी, तो निश्चित मान के चलिए कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। एनटीए प्रणाली आने के बाद में, एनटीए ने जब ये सिस्टम बनाया, यानी एक देश एक परीक्षा वाला मोदी जी का शोषक आइडिया, लोगों का खून पीने वाला आइडिया, जब वो लेकर आए तो उन्होंने एक साथ जो 2 रोटी 10 लोगों के बीच में फेंकी जाती थी, वो 200 रोटी 2000 लोगों के बीच में फेंकी जाने लगी। और अनुपात ये नहीं है
ये 2 का 10 का अनुपात तो बहुत अच्छा है। वहाँ पर 50 सीट होती है, लाखों बच्चे होते हैं और उनके बीच में सरकार रोटी फेंक रही है। जितने बड़े समूह को इकट्ठा करके आप लड़ाओगे उतना ज़्यादा अवसरों की मारामारी होगी, और जब अवसरों की मारामारी होगी तो पेपर लीक जैसे कांड भी होंगे। एक जगह पे अगर एक यूनिवर्सिटी स्वायत्त स्तर पे अपने यहाँ परीक्षाएं करके बच्चों को एडमिशन देती है, उसमें उतना ज़्यादा चोरी की संभावना नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जो पर्चा लीक भी होगा उस पर्चे के लीक पर्चे की कीमत लाखों रुपए में नहीं हो सकती। लेकिन यही अगर आप देश के स्तर पे परीक्षा करेंगे तो उस लीक पर्चे की कीमत लाखों हो जाएगी, क्योंकि एक एक व्यक्ति एक एक पर्चा लाख में खरीदेगा। इस देश में हजारों बच्चे उस पर्चे को खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि मेरी सरकार के पास सीटें नहीं हैं और वो मुझे सीट नहीं दे सकती, इसलिए मैं किसी गलत तरीके से सीट हासिल कर लूँ। आदर्श की बात अलग है। हम सबके मिडिल क्लास की फैमिलीज़ में हमने आसपास में कई लोगों को देखा होगा जो अपने बच्चे की नौकरियां लगवाने के लिए कोई 50,000 दे रहा है, कोई 60,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, या कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख खिला रहा है, कोई 5 लाख खिला रहा है। अब आप उन लोगों को दोषी ठहरा सकते हैं जो उन सीटों को खरीद रहे हैं, लेकिन आप वहां नहीं जा रहे हैं जहां पे सामाजिक आंदोलन करने वालों को जाना चाहिए, यानी कि खरीदनी ही क्यों पड़े। और ये जो स्कार्सिटी है, ये जो इस देश में अभाव है, इस अभाव के पीछे सरकार की नीतियां हैं। तमाम सारी यूनिवर्सिटी बना दी गई हैं जिसमें 5-5 आप सोचिए कि बीए का कोर्स करने के लिए 3 लाख रुपए, 5-5, 10-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा होता है। मेडिकल सीट जिनमें होती है, उसमें पीजी सीट जो होती है उसमें कई कई यूनिवर्सिटीज़ में 50-80 लाख, 1 करोड़, और इनमें से ज़्यादातर फर्जी पढ़ाइयाँ करा रहे हैं। कोई पढ़ाता नहीं, बच्चे गधे गधे बना के निकाल देते हैं। तो ये व्यवस्था बनी कैसे? और इस यूनिवर्सिटीज़ के पोषण के लिए क्या बनाया आपने? ये एनटीए बनाया। पहले आप सीयूईटी की परीक्षा लो, फिर परीक्षा में यहाँ से वहाँ दौड़ाओ, वहाँ से। मैं गारंटी करता हूँ जिस 80 करोड़ लोगों को आप अनाज देते हो, उनके बच्चे सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के लिए जितना किराया खर्च करना पड़ता है सेंटरों पे जाने में, उस किराए को भी उधार लेकर ही अफोर्ड कर सकते हैं। एक आदमी 20 किलोमीटर इधर, कभी 30 किलोमीटर उधर, कभी 40 किलोमीटर इधर, 3 बार में तो परीक्षा लेते हैं, 4 बार में, किसी की 4 में, किसी की 3 में, किसी की 2 बार में। अब आप सोचिए, और उसके बाद में रिजल्ट रोक के बैठ जाएंगे। महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तब तक वो कह रहा है, खड़ा हुआ है एमिटी यूनिवर्सिटी वाला, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। अगर आपने इतना ही अच्छा क्राइटेरिया बनाया तो सारे बच्चों को एडमिशन के लिए उसी टेस्ट को मान्य होना चाहिए, इसके अलावा किसी को कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए। बनाओ व्यवस्था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, किसी भी कॉलेज में कोई भी कॉलेज मैनेजमेंट अपनी तरफ से पैसे लेके एडमिशन नहीं दे सकती। तो ये यूनिवर्सिटी कैसे दे रही हैं? अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे, क्योंकि ये पूरी व्याख्या जो ये बताती है कि इस देश में अवसर की उपलब्धता पर काम करने को, जिस एनजीओ को काम करना चाहिए, जिन सामाजिक आंदोलनों को खड़ा होना चाहिए, जिस सामाजिक सुधार, बदलाव और नीति बदलाव की बात करनी चाहिए, वो संस्थाएं किसी एक मंत्री के इस्तीफे जैसे राजनीतिक पैतरे में फंस गई हैं। अब उसके अंदर से आवाज निकल रही, राहुल गांधी हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? फिर वो बोलेगा कि ये केजरीवाल हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? फिर उसको पॉलिटिकली मोटिवेट किया जाएगा। भाई, राहुल गांधी, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं सामाजिक आंदोलन कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कोई भी करो, मुझे ये करके दो। याद कीजिए, यूपीएससी के बाहर धरना चला था हिंदी माध्यम के लिए। जो पुराने लोग हैं जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी तक उस धरने में बैठे थे। प्रधानमंत्री बने, कुछ नहीं किया, पर एक आंदोलन तो था, एक मकसद था, उसने देश भर में एक जागरूकता पैदा की। तो इस तरह की बातें जब हम करते हैं और हम सोनम वांगचुक के अब इतिहास में जाते हैं, उससे हमको बहुत सारी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। पहले तो ये बीच में बताता चलूं कि सोनम वांगचुक को अपना अनशन
महात्मा गांधी से इनके अनशन की तुलना ना करें। अपना अनशन खुद ही तोड़ लेने का पुराना अनुभव है। पिछली बार इतना लंबा अनशन पूरे देश में हम सब लोगों ने समर्थन किया, उन्होंने खुद ही जूस पी के तोड़ लिया एक बच्ची के आहत से। ना सरकार ने मांगे मानी थी, ना कोई आश्वासन दिया था। तो जब आप ऐसा आंदोलन करोगे तो क्या होगा? महात्मा गांधी के आंदोलन का जब तक सवाल है, अभी चलेंगे, अभी सोनम वांगचुक के अतीत में चलेंगे, इतना बुरा नहीं है, आंदोलन तोड़ने तक तो ठीक है। महात्मा गांधी जब अनशन करते थे तो जेल में होते थे, वहीं बैठ जाते थे। उनके लिए उनको कहीं मंच लगाने की, लाउड स्पीकर लगाने की, भाषण देने की, सोशल मीडिया या किसी मीडिया पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। बैठ जाते थे, अपने आप लोग आते थे, अरे महात्मा गांधी 15 दिन हो गए बेचारा खा नहीं रहा है, कुछ 10 दिन हो गए, एक आदमी लगा हुआ है, लोग जानना चाहते थे। और उस अनशन पे जाने से पहले वो सभी संबंधित पक्षों को पत्र लिखते थे, उससे जुड़ी हुई अपनी आपत्तियां जताते थे। सरकार की पॉलिसी आती थी, उस पॉलिसी से वो असहमत होते थे, अनशन करते थे। एक पॉलिसी आई कि दलितों के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाए, बैठ गए धरने पे, अनशन पे। कहाँ? जेल के अंदर, यरवदा जेल में, कोई ड्रामा नहीं। इसके बाद 47 में सांप्रदायिक हिंसा हुई, सबको नोआखाली में महात्मा गांधी याद हैं, और कोलकाता में फिर वो अनशन पे बैठ गए। आत्मशुद्धि, समाज में दंगे हो रहे हैं, वो आदमी उनको रोकने के, क्योंकि सामाजिक बदलाव, सामाजिक संगठनों और सामाजिक आंदोलनों का काम सामाजिक बदलाव है, ना कि पॉलिटिकल गेन लेना। आपको मैं सोनम वांगचुक का ही पुराना इतिहास बताता हूं, उसके आधार पे आप समझेंगे। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन उसे 6ठी अनुसूची का प्रोटेक्शन नहीं मिला। ये एक परफेक्ट सामाजिक मुद्दा था। सोनम वांगचुक ने इसके पक्ष में आवाज उठाई। वो कह रहे हैं कि लद्दाख की संस्कृति, जमीन, जनजाति पहचान, उसकी संवैधानिक सुरक्षा जरूरी है। यानी ऐसा ना हो कि उनकी ज़मीन पे उत्तराखंड में जैसे आप नहीं खरीद सकते, वहाँ जाके कोई मकान खरीद ले और बस जाए, वगैरह वगैरह। पर्यावरण पे लड़े वो, हिमालय के संरक्षण पे लड़े वो, बहुत सारा पर्यटन वहाँ हो रहा है उसके खिलाफ लड़े, बड़े कंस्ट्रक्शन के खिलाफ लड़े। ये उनका एक सामाजिक बदलाव का आंदोलन था, जो आमतौर पे सरकार की नीतियों और पॉलिसीज के खिलाफ प्रेशर बनाने का काम होता है एक सामाजिक कार्यकर्ता का, वो था। इसके अलावा उन्होंने लद्दाख के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की, रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था की बात की, शिक्षा सुधार की मांग की, पदयात्राएं की उन्होंने, लंबी लंबी पदयात्रा की, अनशन किए, जागरूकता लाई, शांतिपूर्ण धरना दिया, और आज उनकी मांगों के बारे में पूरा देश जानता है। तो जब एक सामाजिक आंदोलन होता है तो इस तरह के मसलों पे होता है, जिसमें व्यापक सुधार की बात हो, देश में सबको शिक्षा मिले, ये मसला है। देश में एनटीए जैसी संस्थाएं नहीं होनी चाहिए, इनको तत्काल भंग किया जाए, ये मसला है। लेकिन यहाँ पर जो स्वर आ रहा है, यहाँ पे स्वर ये आ रहा है कि जो छांट छांट के आप बच्चे निकाल रहे हो, उस बच्चों को छांट के निकालने में हमारा हक मारा जा रहा है। ये ठीक उसी तरह का नैरेटिव है जो आरक्षण के खिलाफ होता है, कि भैया हम तो बहुत योग्य हैं, आपने उनको आरक्षण में दे दिया तो हमारी योग्यता कट गई। एक सीधी सी बात यह है कि इस देश में यह आंदोलन किन लोगों के लिए हो रहा है? सोनम वांगचुक कहते हैं कि वो बीमार गलत आदमी चुना जाएगा तो फिर वो डॉक्टर बनेगा, तो वो इलाज करेगा, तो आपके बच्चों का जीवन खतरे में आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी हाइपोथेसिस करके वो बताते हैं। पर वो ये नहीं बताते हैं कि जो दूसरा बच्चा है, जिसके लिए इस देश में नौकरी बनी ही नहीं, जिसके लिए इस देश में सीट ही नहीं बनी, इंजीनियरिंग की सीट ही नहीं बनी है, इस देश में जिन 80 करोड़ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उनके बच्चों के लिए इंजीनियरिंग की सीट ही नहीं है। वो देश के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते हैं। सिविल इंजीनियर नहीं बन सकता राजमिस्त्री का लड़का। 2-4 उदाहरण आपको कहीं मिल जाते होंगे, वो पुराने जमाने की बातें हो गई हैं, क्योंकि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो क्या इस बारे में बात होगी नहीं? या जो देश की क्रीमी लेयर है, जो लोग उस IIIT की और IIT की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों के बीच का केवल मसला बनकर रह जाएगा?
तो असल मेरा पॉइंट, मेरा बिंदु बहुत साफ है। एक सामाजिक आंदोलन सामाजिक विषयों पर होना चाहिए। अगर वो सामाजिक विषयों पर नहीं हो रहा है, वो राजनीतिक शैली से राजनीतिक विषय पे किसी एक राजनेता के खिलाफ मुद्दे को उठा के एक पॉलिटिकल स्कोरिंग किसी पार्टी करने के खिलाफ हो रहा है, इसका मतलब उसका मूल भाव इस देश के अंदर बदलाव लाने का नहीं है, वो भूमिका किसी सामाजिक आंदोलन की नहीं निभा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पे बातें करेंगे। बांगचुक की बात होती है, मैं निजी तौर पे जाना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को निजी तौर पे एवेल्युएट भी नहीं करता हूँ। ये बात हुई, उनका नाम आ गया, आज वो अनशन पे बैठे हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पहले अगर नींबू का रस अपने आप पी के तोड़ सकते थे तो बहुत चिंता मत करिए, उनका जीवन खतरे में जैसा मत मान के चलिए। पर जब ये बातें होती हैं तो फिर आपको ये भी दिमाग में आएगा ना कि जम्मू कश्मीर चित्ती सिंह पूरा हुआ तो ये आप ही के राज्य में हुआ था, ये उसी राज्य में रहते थे, तो क्या हुआ था, चुप क्यों थे, कुछ बोले थे क्या उस पर? मानवाधिकार का सवाल उल्लंघन था, सिखों को किस तरह से कत्लेआम कर दिया गया था। मान लिया छोटे रहे होंगे, मंदिर के अंदर ले जाके बंद करके एक लड़की को लंबे समय तक उसके साथ बलात्कार हुआ, सोनम वांगचुक कुछ बोले क्या? ऐसी 50 चीज़ें लगातार आपको मिल जाएंगी कि जम्मू कश्मीर में रहते हुए उस पर नहीं बोले। तो अगर आप इस तरह के करंट विषयों पे नहीं बोलते हैं, बड़े सामाजिक आंदोलन करते हैं, तो आज CUET की परीक्षा लीक में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे क्यों लगे हो आप? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, मैंने शुरू में ही कहा, नैतिक आधार पर उनको दे देना चाहिए। लेकिन ये काम जो आप कर रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी के करने का काम है, समाजवादी पार्टी के करने का काम है, आम आदमी पार्टी के करने का काम है। सिर्फ इसलिए कि इस इश्यू पे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम, ट्विटर पे और समर्थन जाहिर कर दिया, तो मैं बहती गंगा में हाथ धोने लगूंगा। तो आप धोइए हाथ। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो इस देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। और दुर्भाग्य से जो नई पौध आई है उसके पास में ये फर्क करने का भी नहीं है दिमाग। भूल जाते हैं कि बाबा पाटेकर, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, अनेक सामाजिक आंदोलनकारी हुए हैं। उन सब ने व्यापक सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन करे हैं, पॉलिटिकल इश्यू खड़े करने और पॉलिटिकल इश्यू को सस्टेन कराने, उसको मसला बनाने के लिए नहीं करे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी कि आप जो है कांग्रेस से मिले हैं, और कांग्रेस आरोप लगाएगी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस के समर्थकों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप पॉलिटिकल एरिना में घुस रहे हैं, पॉलिटिकल साइड पे जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, आप राजनीति वाले काम कर रहे हैं। आप अन्ना हजारे का आंदोलन, भले ही उससे पार्टी निकली हो, वो आंदोलन राजनीतिक मुद्दे पे नहीं था, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए था, लोकपाल बनाने की मांग को लेकर था, एक व्यापक विषय था, उससे भी तुलना नहीं की जा सकती। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, किसी की भी तबीयत खराब होती है, हमारे को करना उभरती है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, पर ये विषय आंदोलन का जनहित का विषय नहीं है, ये पॉलिटिकल हित का हो सकता है और इससे जनता को कुछ मिलेगा, ऐसी उम्मीद करना बेकार है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दोगे, दूसरा कोई एक और प्रधान बन जाएगा, एक और कोई बन जाएगा, बैठ जाएगा, वही NTA बना रहेगा, वही लाखों स्टूडेंट्स की परीक्षा होगी, उसके अंदर से जब चुनोगे तो भ्रष्टाचार भी होगा, चोरी भी होगी, पर्चे भी लीक होंगे, वही होगा, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आप गलत मांग कर रहे हो। आपको एक व्यापक बदलाव की बात होनी चाहिए। आप कह रहे जिम्मेदारों को सजा दो, दे देंगे जिम्मेदार को सजा। कल से होने के लिए व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। सजा देने से व्यवस्था नहीं बदलती है। इस देश की व्यवस्था में बड़ा खोट है, पूंजीवाद है, यहां पे पैसे वालों की चल रही है, और उसको पैसे देगा और किसी भी जगह की बड़ी यूनिवर्सिटी में घुस जाएगा और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में चला जाएगा,
अमेरिका की यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, शान से डिग्री ले आएगा, आप बैठे रहोगे। इसका कोई मतलब ही नहीं है। आंदोलन यह है कि यहाँ पे सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, जो वंचित तबके उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। आप 70-75 साल हो चुके हैं आपकी आज़ादी के, आज भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो ना तो देश में इलाज करा सकता है, ना देश में घर खरीद सकता है, ना देश में वो पढ़ सकता है। सफाई क्या होती है उसने देखा ही नहीं पूरे जीवन में, साफ सुथरे कैसे रहा जाता है। अच्छा भोजन पूरे जीवन में उसको किसी पंगत में कहीं मिल गया हो, बस। उस पूरे व्यापक संदर्भ को छोड़ के एक मंत्री के इस्तीफे से क्या बदल लोगे? फिर वही एनटीए काम करेगा, वैसे ही करेगा, फिर परीक्षा रहेगा, फिर लीक करेगा। तो मुद्दे हुआ ना, लोकपाल बनवा लिया अन्ना हजारे ने, क्या बदल गया? मूल प्रहार करना ही नहीं चाहता कोई। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में चुनाव व्यवस्था में पैसे की जरूरत क्यों होनी चाहिए? जब तक पैसे की जरूरत रहेगी तब तक पैसे वाले हावी रहेंगे, पैसे वालों से सरकार चंदा लेगी, पैसे वालों के लिए काम करेगी, पैसे से वो बूथ लूटेगी, पैसे से वो नेता को खरीदेगी, पैसे से वो खरीद फरोख्त होगी। 4 करोड़ लगा के मैं किसी की पार्टी से तोड़ लाऊंगा तो 10 करोड़ मैं कमा लूंगा। तो यही सब चलेगा। मुफ्त में चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाना चाहिए? आप बहुत ही भले आदमी, आप क्यों चुनाव हार जाते हैं? आपको बहुत करोड़ों रुपए की फंडिंग चाहिए, हर जगह पैसा फूंकना है, तो आप चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सब बदलेंगे नहीं तो कैसे सुधार? कुल मिला के जो व्यापक जो व्यवस्थागत सुधार हैं, जो ढांचे में बदलाव, जो व्यवस्था बदलने की बात है, सिस्टम बदलने की बात है, जब तक आप उसको नहीं देखोगे कुछ नहीं होने वाला है। आप कांग्रेस जनता पार्टी बना लो, कोई जनता पार्टी बना लो, और ये विषय तो वैसे भी बहुत सीमित विषय है, बहुत सीमित आबादी के लिए है, प्रिविलेज क्लास का विषय लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे सहमत होंगे, और मैं मानता हूँ कि आप सहमत नहीं भी होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि भावनात्मक वातावरण चल रहा है। जो सहमत नहीं है वो भाषा का संयम बरतते हुए अपनी असहमतियाँ दर्ज कराएंगे। जो सहमत हैं वो तार्किक रूप से उनको उत्तर देंगे, तार्किक रूप से। नमस्कार, जय हिंद।